जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित बाजपेयी एक बार फिर से आपके बीच, और यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला सवाल हमारे पास, भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास है पैंथेरा लियो, दूसरा ऑप्शन आपके पास है पैंथेरा टाइगरिस, तीसरा ऑप्शन आपके पास है एलिफस इंडिकस और चौथा ऑप्शन है आपके पास बोस इंडिकस। तो अगर हम बात करें भारत का हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ, जो भारत की राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आता है। और हम बात करें इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा टाइगरिस। हम बात करें पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा लियो, लियो एल आई से स्टार्ट हो रहा है, लायन, लायन भी होता है ना, तो पैंथेरा लियो जो है ये किसका नाम है? तो ये है शेर का वैज्ञानिक नाम। और एलिफस इंडिकस, एलिफस इंडिकस है हाथी का वैज्ञानिक नाम। हम बात करें बोस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बोस इंडिकस वैज्ञानिक नाम है गाय का। हम बात करें अगर बाघ की, तो बाघ जो है पूरी दुनिया में, भारत में लगभग 2/3, पूरी दुनिया के लगभग 2/3 हिस्से जो बाघ होते हैं वो भारत में पाए जाते हैं। और बाघ को संरक्षित करने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, और बाघ दिवस मनाया जाता है भारत में 29 जुलाई के दिन, 29 जुलाई के दिन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन नंबर 1 ऑप्शन है, नंबर 2 ऑप्शन है रीजनरेशन, ऑप्शन नंबर 3 है हाइबरनेशन और ऑप्शन नंबर 4 है म्यूटेशन। हम बात करें शीत ऋतु में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिना कुछ खाए पिए पड़े रहते हैं, उनकी श्वसन दर, उनकी उपापचय की क्रिया बिल्कुल कम हो जाती है और वो बिना कुछ खाए पिए पड़े रहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं हाइबरनेशन। आप सबने देखा होगा लैपटॉप को हम हाइबरनेट मोड पे डाल देते हैं, अर्थात लैपटॉप चल तो रहा होता है लेकिन उसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही होती है। इसी प्रकार से ठंडियों में, शीतकाल में कुछ जीवों की जो शारीरिक क्रियाएं हैं, उपापचय की क्रियाएं हैं, उसकी श्वसन दर है बहुत ज्यादा कम हो जाती है और उनमें निष्क्रियता आ जाती है, जिसके कारण वो एक अच्छा सा सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं और वहां पर बिना कुछ खाए पिए पड़े रहते हैं। अच्छा, हाइबरनेशन में जाने से पहले जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, वो ज्यादा खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं हाइबरनेशन में जाने से पहले, ताकि उनका जो भूख है, उनकी जो पोषण की प्रक्रिया है वो बराबर चलती रहे, उसमें कमी ना आए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आपके पास लिम्नोलॉजी, दूसरा हर्पिटोलॉजी, तीसरा मेलाकोलॉजी और चौथा है ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। बाकी के ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। लिम्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो लिम्नोलॉजी जो होता है ये तालाबों, झीलों और पोखरों का अध्ययन होता है, लिम्नोलॉजी। हम बात करें हर्पिटोलॉजी, हर्पिटोलॉजी जो होता है ये उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन होता है। साथ ही साथ हम बात करें मेलाकोलॉजी की, तो इसमें जो मोलस्का संघ के जीव होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। पक्षी से याद आया मुझे कि मुझे बताइए जो भारत का पक्षी मानव है वो हम किसको मानते हैं? तो भारत का पक्षी मानव हम मानते हैं किसको? डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को माना जाता है भारत का पक्षी मानव। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, जीवन की मूल इकाई है। ऑप्शन है आपके पास अंग, दूसरा ऑप्शन है आपके पास ऊतक, तीसरा ऑप्शन आपके पास कोशिका और चौथा ऑप्शन है आपके पास डीएनए, डीएनए। तो हम इसके सही जवाब की अगर बात करें तो जीवन की जो मूल इकाई है वो है कोशिका, क्योंकि अगर हम बात करें कोशिका सिद्धांत की तो सभी सजीवों का जो शरीर है, सभी सजीवों का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना होता है। और हम बात करें कोशिका होती क्या है? सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम कहते हैं क्या? कोशिका। हम बात करें कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान। कोशिका के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कोशिका जो है इसकी सबसे पहली खोज किसने की थी? तो कोशिका की सबसे पहले खोज लगभग 1665 ईस्वी के अंदर प्रसिद्ध वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक साहब ने की थी।
और इसीलिए हम इनको साइटोलॉजी का जनक भी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। अच्छा, रॉबर्ट हुक साहब ने जो कोशिका खोजी थी वो एक डेड सेल थी, एक मृत कोशिका थी। तो सवाल उठता है जीवित कोशिका की खोज किसने की होगी? तो जीवित कोशिका की खोज लगभग 1674 के अंदर एंटनी वॉन लिवेनहॉक साहब ने की थी। एंटनी वॉन लिवेनहॉक ने खोज की थी जीवित कोशिका की, और मृत कोशिका की खोज की थी किसने? तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक साहब ने। हम बात करें अगर कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था कोशिका सिद्धांत। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो इस प्रकार से है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? ऑप्शंस आपके पास है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर शैवाल। तो हम बात करें जो कोशिका सिद्धांत है, यह कहता है कि सभी सजीवों के शरीर कोशिका से बने होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विषाणु की, तो विषाणु में तो कोई सजीव वाला ऐसा कुछ लक्षण होता नहीं, क्योंकि इसको हम कहते हैं क्या? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। अर्थात जब ये किसी डेड माध्यम में होता है, किसी मृत माध्यम में होता है, डेड मीडियम में होता है तो मरा हुआ होता है, जब किसी जीवित माध्यम में होता है तो जीवित होता है। अर्थात इसको हम कहते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। ना तो ये जिंदा होता है ना ये मरा होता है, जिस चीज में जाता है वही लक्षण धारण कर लेता है। तो विषाणु के ऊपर कोशिका सिद्धांत का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विषाणु। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो वो है विषाणु। दैट्स ऑल। जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। दैट्स ऑल। जय हिंद।